हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के एग्जाम को लेकर 2025 में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको लेकर इस वीडियो में हम तैयार हैं। इस वीडियो में हम टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2022 में जो 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू तौर पे उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स के माध्यम से, सारे के सारे प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना बेझिझक के आप आराम से इस वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से है। खंड क अपठित बोध, यानी कि इसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 2025 की परीक्षा में ऐसे ही एक गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें भी जो है प्यारे साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश से। तो ध्यान रहे, आपको घबराना नहीं है कि गद्यांश बहुत हार्ड चीज है या फिर इसको नहीं कर सकते। ये बहुत आसान चीज है और 2025 की परीक्षा में गद्यांश से 4 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे 5 थे, अब 4 प्रश्न रहेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या पहले 40 थी, अब उनको घटा के 30 कर दिया गया। देखिए, पहले बहुत आसान दिया गया कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में इनको पहले पढ़ लेना, ठीक है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। आगे बोल रखा है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी को देखकर चलते हैं या मुहिम बनाते हैं। तो इस तरह से दिया है। पहला प्रश्न है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। साहस की जिंदगी जो है प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो जनमत की जो उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति होती है दुनिया के क्या होते हैं, असली ताकत होती है। आप इसको अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो आपको आंसर मिल जाएगा। जनमत की उपेक्षा की करके दुनिया की असली ताकत होता है। तो सारे ही प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। बोला, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करे। तो साहसी मनुष्य का हो जाएगा ये राइट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, जनमत शब्द कौन सा समास है। देखो जी, जनमत शब्द जो है समास वो तत्पुरुष है। जनमत को हम लोग कैसे बोलेंगे, जन के लिए मत। तो जहां पे जो कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने कारक को के लिए, तो वो जो है तत्पुरुष समास हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप रिकमेंड करेंगे, यानी कि आप अपने कमेंट सेक्शन में, अगर आपके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं समास पे एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो आप आज तक नहीं देखे होगे। और विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अगर समास आप पढ़ लोगे ना तो भूलने की टेंशन नहीं है। कोई भी समास पहचान सकोगे बहुत इजी में। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगला बोल रखा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। अड़ोस पड़ोस को देखकर जो चलना है प्यारे बच्चों, कैसा, साधारण। आप एक साधारण जीव हैं तो अड़ोस पड़ोस को देख के तो चलोगे, बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के सही विकल्प का। बोला है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल गलान हो जाता हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह गिर जाते हैं। हंसता राशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को घूमने वाली वे ऊंची ऊंची मीनार मिट्टी में मिल जाती है वे छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कनकन है। तो इस तरह से दे रखा है, बहुत आसान है। बोला, हंस लो दो क्षण खुशी मिली है वरना जीवन क्या है, वरना जीवन क्या है, जीवन भर करंदन है। ठीक है। अगला दे रखा है, दूर तलक किसकी गाथा। तो यहाँ पे जब आगे पढ़ोगे तो दूर तलक धरती की गाथा बोला गया था, बोला था कि नहीं। नील गगन का एक शब्द क्या होगा। नील गगन यानी कि प्यारे बच्चों क्या होगा, पीताम्बर। ना जी, पीताम्बर तो नहीं होगा, दिगंबर भी नहीं होगा, श्वेतांबर नहीं। नील गगन यानी कि नीला अंबर। अंबर मिस होता है आसमान और नीला अंबर। ठीक है।
खिलता फूल क्या हो जाता, तो खिलता फूल भी क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, मलान हो जाता, मेला हो जाता, मुरझा जाता है। जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो जब सावन घिरते हैं तो शशि, शशि होता है बादल को कहते हैं, तो सावन जब घिर जाते हैं तो प्यारे बच्चों वो छिप जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है खंड ख है व्याकरण से संबंधित, किससे संबंधित, व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न जो है झारखंड बोर्ड पहले पूछती थी, और अब जो है झारखंड बोर्ड व्याकरण से संबंधित प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ जो प्रश्न पूछेगी वो 9 नंबर से लेकर आपका प्रश्न 20 नंबर तक रहेगा। 9 से लेकर 20 तक आपका प्रश्न रहेगा, लगभग 10-11 प्रश्न अभी भी पूछती है, तो व्याकरण आपको मजबूत करके जाना। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अगर आप बोलोगे अकर्मक और सकर्मक का भी एक वीडियो बना देना तो मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेट कीजिएगा तभी तो बना पाऊंगा। बोला किससे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म यानी कि काम नहीं हो। बच्चा खेल रहा है, भैया क्या काम कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तो ये क्या खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा होगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है, तो इसमें अकर्मक कौन हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है। इसमें नहीं दिया गया, देखो इसमें वो बोला वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। माँ भोजन बना रही, माँ क्या बना रही है, भोजन। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, पिताजी क्या सुन रहे हैं, रेडियो। बच्चा खेला, बच्चा क्या खेला, वो तो दिया ही नहीं है, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला नंबर ये अकर्मक। दूसरा सकर्मक का पहचान करने बोला, मैं खेल रहा हूं, भैया मैं खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं, ये तो अकर्मक है। वह पढ़ रहा है, नहीं पता। वह रोटी खा रहा, क्या खा रहा है, रोटी, देखो इसमें कर्म दिया। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म दिया हो, तो सकर्मक ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, गुरु मतलब शिक्षक। दूसरा क्या होता है, गुरु मिस होता है भारी, एक अक्षर ये शिक्षक होता है, दूसरा क्या होता है भारी। अब बहुत स्टूडेंट क्या लगा देंगे, अध्यापक आचार्य। देखो शिक्षक मतलब भी अध्यापक हो गया, आचार्य भी ये हो गया। एक तो अक्षर ये, एक तो अर्थ ये हो गया, दूसरा अर्थ पूछा जा रहा है। एक सेंस में बोल सकते हैं कि पर्यायवाची है, दूसरा क्या, दूसरे कैटेगरी का क्या है, तो भारी होता है, ठीक है। अगला बोला, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द है। श्वेत का अनेकार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, नहीं है पूछा है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। श्याम मतलब क्या होता है जी, काला, और श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, तो ये तो अनेकार्थी नहीं हुआ, ऑप्शन तो यही सही हो गया। सफेद तो श्वेत का ही होता है, सफेदी भी श्वेत को ही बोल सकते हैं, उजला भी श्वेत को ही बोल सकते हैं, यानी कि पूछा गया था नहीं, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आजीवन कौन सा समास है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, आजीवन पूछे, आजीवन या फिर आमरण पूछे, आजीवन या फिर आमरण पूछे, आजन्म पूछे या आमृत्यु पूछे, तो ये सभी कौन सा हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास। ध्यान रहे जितने भी हम शब्द बता, आजीवन या फिर आमरण, ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 2 ही शब्द है प्यारे बच्चों, एक आजीवन उसी को आज जन्म कहते हैं, एक आमरण उसी को आमृत्यु कहते हैं। तो ये जो 2 शब्द ही ऐसे हैं जिसमें आते हैं और अव्ययी भाव है। आजकल जो है प्यारे बच्चों इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन ये अव्ययी भाव नहीं हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 ही शब्द हैं जिसमें आ लगते हैं और ये अव्ययी भाव है। बाकी यथा लगे, प्रति लगे, भर लगे, तो वो सब जो है अव्ययी भाव में आते हैं। अगला बोला, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन सा जी, तो पढ़े होंगे, एक तो सरल वाक्य, हाँ जी सर बहुत अच्छा। दूसरा कौन सा है जी, संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कौन सा है जी, मिश्र वाक्य होता है। तो ये रचना के आधार पर है, ठीक है। अगला देखो, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। देखो की जिसमें लगा होना वो याद रखना कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य। हालांकि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, इसको देख के मत चलो, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। सरल वाक्य अगर ये बनाना होता है, इसको कैसे सरल बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं का सरल कैसा हो जाता, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ठीक है, तो ये सरल होता। संयुक्त क्या होता, मेरी इच्छा है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और जिसमें लग जाए क्या, और जिसमें लग जाए वो संयुक्त हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये सब, की जिसमें लग गया, जबकि जिसमें लग गया, तब जब जिसमें लग गया, तो ये सब प्राय क्या होता है, ये सब प्राय होता है क्या प्यारे बच्चों, मिश्र वाक्य। और लगे संयुक्त और नॉर्मल सा सेंटेंस दे रखा है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, तो के द्वारा जिसमें आ जाएगा वो कर्मवाच्य हो गया। यही अगर भाववाच्य रहता तो क्या होता, पिताजी से अखबार पढ़ा गया। समझो जरा सा, भाववाच्य में से हो जाएगा, कर्मवाच्य में के द्वारा हो जाएगा, और अगर जनरल सेंटेंस होता तो लिखता पिताजी ने अखबार पढ़ा, या पिताजी अखबार पढ़े, ठीक है, ये हो जाता कर्तृवाच्य। तो के द्वारा लगाओ कर्मवाच्य, भाववाच्य में से, ठीक है। अगला देखो,
विद्यालय घर के क्या है, निकट है, विद्यालय घर के निकट है। अच्छा ऐसा बोलेगा विद्यालय घर के दूर है ना जी, विद्यालय घर से दूर है, ऐसा होता तो यहाँ पे दूर पड़ता, तो ये तो है नहीं। विद्यालय घर के दूरी है, ये तो कोई वाक्य बन नहीं रहा। विद्यालय से घर की दूरी ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। विद्यालय घर के सटा है, नहीं जी, विद्यालय घर से सटा है, तो यहाँ तो से नहीं है तो क्या है, के है, तो विद्यालय घर के क्या है, निकट है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला बोल रहा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं जी, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन वाच्य, कर्तरी वाच्य अभी आपने पढ़ा, कर्म वाच्य और कौन सर, भाव वाच्य, ये 3 तरह के वाच्य होते हैं। अगला चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, फसल के बारे में दे रखा है, फसल क्या है इसके बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो सारी चीजें मिल जाएगा कि और तो कुछ नहीं हुआ, नदियों के पानी का जादू है। किसके पानी का जादू, नदियों के पानी का जादू। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और पूछा गया उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो ये फसल कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है जी, तो इसके कवि हैं प्यारे बच्चों नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन जी। इसी से पूछा फसल किसका जादू है, तो अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो यहाँ पे थोड़ा अगर ऊपर जाके दिखाते हैं, फसल किसका जादू है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया नदियों के पानी का जादू है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, नदियों के पानी का जादू। फसल किसका गुणधर्म है, तो यहाँ पे फिर से जाके हम देखते हैं फसल किसका गुणधर्म है, तो यहाँ पे देखो भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का गुणधर्म है। देखो आसान सा चीज है बहुत, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। फसल किसका रूपांतर है, यहाँ पे जब फिर से हम लोग बैठ जाए तो फसल किसका रूपांतर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो शब्द दे रखा होगा, फसल किसका रूपांतर है, ठीक है। अब अगर इसको पढ़ोगे फसल है रूपांतर, ये रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो ये आंसर हो जाएगा सूरज के किरणों का। तो बिल्कुल आसान आसान सब प्रश्न झारखंड बोर्ड पूछता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने का जरूरत है, ठीक है, करना यानी कि जो चीजें करा रहे वो करते जाओ। सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की काव्य भाषा कैसा, ब्रज भाषा लिखते हुए। अगला है प्यारे बच्चों, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा, तो किसे भाग्यवान कहा था, उद्धव को, ठीक है। उत्साह कविता में कवि किसे गरजने को कह रहे, तो किसको गरजने को, गरजने को तो बादल को कह रहे थे जी। अगला प्रश्न देखो, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन पंक्ति किस कविता से, तो किससे ली गई है, उत्साह से ही तो ली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां नंबर, यहाँ से देखिए एक स्टेंजा दे रखा है, आपकी भी एग्जाम में दी जाएगी। ये जो प्रश्न रहेंगे 23 नंबर में आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। उसमें आपके किताब से कोई एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये पैराग्राफ है, हालदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो देखते ही देखते हम पढ़े थे जी, तो हमको क्या पता चल गया, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा लिखा किसने था, कमेंट में तुम लोग बताओगे कि भैया इसको लिखा किसने था, नेताजी के चश्मे को, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया, आप इनको पढ़ सकते हो, पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो आंसर वैसे ही पता है तो दे सकते हो। बोला प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश, कौन है, स्वयं प्रकाश ने क्या लिखा जी, ये नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बोनीपुरी में ने क्या लिखा, बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला है हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। बोला वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, तो ये जो है हो जाएगा मजाक उड़ाया जाना, ठीक है, अच्छा नहीं लगा था हलदार साहब को। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, कैप्टन था। हालांकि वो सेना में गया नहीं था, लेकिन उसके प्रति देशभक्ति बहुत ज्यादा उसमें थी, इसलिए इसको कैप्टन के नाम से जाना गया था। कैप्टन क्या काम करता था जी, तो चश्मा बेचता था। क्या बेचता था, चश्मा। वो जो है जो मूर्ति लगा हुआ था उसमें जाके क्या करता था, नेताजी की मूर्ति के चश्मे को हमेशा क्या करता था, बदलते रहता था, ठीक है। तो चश्मे बेचने का काम करता था। अगला बोला है बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो बाल गोविंद भगत एक प्रकार का रेखा चित्र, क्या है, रेखा चित्र। अगला 34वां नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। कद मतलब उनकी जो है हाइट क्या थी, तो हाइट ना वो लंबे थे, ना ही वो ठिगने थे, ना ही नाटे थे। वो कैसा था, मंझोले कद के आदमी। मंझोले कद कैसे, 4 से 4.5 फीट के आदमी को हम लोग मंझोले कद कहते हैं। 5 फीट से जो ज़्यादा हो जाए वो लगभग लंबा हो जाएगा, 4 से लगभग 4 के आसपास रहे वो छोटा हो जाएगा। मंझोले कद के आदमी थे, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, ठीक ठाक आदमी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं 35वां नंबर, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, तो कवि
कबीर जी को मानते थे साहब, कबीर जी को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? साहब मानते थे। अगला है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा? तो जिस दिन उसका क्या हुआ? बेटा मर गया। बेटा कैसा था? बोदा सा बेटा था, मंद बुद्धि वाला बेटा था। वो जिस दिन मर गया तो उस दिन जो है चरम उत्कर्ष देखने को मिला। बहुत ज्यादा संगीत में बाल गोविंद भगत लीन थे। उनका कहना था कि आज जो है एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ये रोने धोने का दिन नहीं है। तो वो उसी दिन, वो जिस दिन उसका बेटा मरा था उस दिन वो पूरे चरम उत्कर्ष मतलब होता है पूरा अपने जो है पूरी उत्कर्ष में था, पूरी खुशी में था। ठीक है, अगला है फिर से एक गद्यांश दिया गया किताब से, लेकिन आपके जो है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक गद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश यानी कि कविता वाला, क्योंकि पहले 2 दिया जाता था, 40 पूछता था, 10 पर क्वेश्चन जो है कम हुआ इसलिए एक ही दिया जाएगा। लेकिन कौन सा दे देगा इसलिए आपको छटपटाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बोला गया है जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। ठीक है, जब मैया जो है क्या पकड़ लेती थी बच्चे को तो उसको लाख छटपटाया, लेकिन उस पर कड़वा तेल क्या देती थी? डाल देती थी। कड़वा तेल किसके तेल को बोलते हैं? सरसों के तेल को। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, मम्मी पर, अरे ऐसे काय करते हो, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर भी छोड़ती थी। ठीक है, फिर हमारी नाभि और लीलार यानी कि होठ पे काजल की जो है बिंदी लगाकर, लीलार मतलब होठ के नीचे वाला भाग होता है, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है जी? तो इसको किसने लिखा? तो शिव पूजन सहाय जी ने लिखा था। ठीक है, और ये कौन सा कहानी का है? माता का आंचल, माता का अंचल। ठीक है, अगला है कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं जी? हम लोग तो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? करुआ तेल, जिसको गांव तरफ बोलते हैं। तो कड़वा तेल यानी कि सरसों के तेल के, मस्टर्ड ऑयल को हम लोग बोलते हैं कड़वा तेल। ठीक है, अगला बोल रहा है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो काजल जो है लगाती थी नाभि और लीलार में, नाभि और लीलार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला और अंतिम प्रश्न है 2022 में पूछे गए प्रश्न का, जो 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने 40 प्रश्नों को देखा जो 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी 40 प्रश्न आपने देखा वो 2022 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और इस बार 2025 में आपके 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने 2022 का किया, इसके बाद 23 और उसके बाद 24 के प्रश्नों को भी करेंगे। साथ ही साथ अन्य जितने भी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे तरह के प्रश्नों को करेंगे। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। मैं अब यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर भी लिख देता हूँ 9835146164। इस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथियों अब जो है समय बहुत कम है, इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए और जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट आती है, जो भी नई वीडियोज आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और डेली शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस होती है, तो उनको अटेंड करना नहीं भूलें। धन्यवाद।